नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। तो सीबीएसई के बच्चों ने अपने दे दिए हैं बोर्ड एग्ज़ाम और अब वो कर रहे हैं इंतज़ार अपने रिजल्ट का। और वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे एनआईओएस से बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं और कल 10th क्लास के बच्चे देंगे अपने पेंटिंग सब्जेक्ट का एग्ज़ाम। तो सब्जेक्ट कोड है उनका 225। पेंटिंग थ्योरी का एग्ज़ाम है। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे आपका परीक्षा का पैटर्न यानी कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, कितना टाइम दिया जाएगा और किस तरह से आपको वो सॉल्व करना है। यानी कि एक सॉल्व पेपर मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये पेपर हुआ है आपका अक्टूबर 2022 में, यानी कि सेम इसी पैटर्न पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक बेटा लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर आप लोग लिख देंगे अपना, और इस तरह से कुछ कोड के साथ आपको पेपर दिखेगा जहाँ पर आपको डे एंड डेट फिल कर देनी है। तो कल का डे एंड डेट आप फिल कर देंगे और उसके बाद जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपके साइन कर देंगे। क्वेश्चन पेपर है बेटा ये आपका, ठीक है। 1.5 घंटे का टाइम बेटा आपको इसके लिए दिया जाएगा, ठीक है। 30 नंबर का आप लोगों का ये पेपर होने वाला है, ठीक। 1.5 घंटा और 30 मार्क्स, 70 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल है, आप लोगों को पता है। सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के आगे वो कितने नंबर का है आप लोगों को बता रखा है। और इसके साथ ही साथ बेटा वर्ड लिमिट भी इन्होंने दे रखी है कि अगर 1 नंबर का है तो 10 वर्ड लिखने हैं और 2 नंबर का है तो आप लोगों को 30 वर्ड लिखने हैं, 3 नंबर का है तो आप लोगों को 50 वर्ड लिखने हैं, ठीक है। आप इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्ड काउंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप लिखेंगे अंदाजे से। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, वेसिली कांडिस्की ने ब्लैक लाइंस को कब बनाया। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये इन्होंने दे रखा है 1 नंबर में, ठीक है। तो कब बनाया इन्होंने? 1913 में, ठीक है। सेकंड है आपका क्वेश्चन, लोक कला क्या है। तो इसका आंसर होगा बच्चे, भारत की अनेक जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहते हैं। इनमें से कुछ आधुनिक काल में बहुत अधिक लोकप्रिय हो रही हैं, जैसे मधुबनी, और सेकंड आप ऑप्शन ले सकते हो वर्ली का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पर नोट लिखिए। अमूर्त कला के बारे में बताना है आपको या फिर मैन विद वायलिन, ठीक है। अमूर्त कला क्या है और मैन विद वायलिन जो पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है उस पर डिटेल करनी है। दोनों में से कोई एक बताना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका, कांथा साड़ी का वर्णन कीजिए। और 5वां क्वेश्चन है आपका, अर्जुन का चिंतन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो तीनों क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक साथ ही। तो पहले आपसे पूछा जा रहा था कि अमूर्त कला क्या है। तो कलाकृति जो स्वतंत्र भाव से बनाई जाती है, उदाहरण के लिए विशिष्ट रूप के रंगों से या रूपों को बदलने से जिससे दर्शक पर एक विशिष्ट प्रभाव पड़े, उसको अमूर्त कला कहते हैं, ठीक है। जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। जिसका हमको ये ना पता चले कहाँ से शुरू है, कहाँ ख़त्म है, कहाँ इसका आदि है, कहाँ अंत है, मतलब जिसका अपना कोई मूर्त रूप ना हो, वो अमूर्त कला कहलाती है। इंग्लिश में इसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको, मैन विद वायलिन आपको एक्सप्लेन करना था। दोनों में से कोई एक आपको एक्सप्लेन करना है। 1 नंबर में, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। तो पाब्लो पिकासो ने मैन विद वायलिन चित्र को 1912 में कैनवास पर बनाया और तेल रंगों की मदद से बनाया। इस चित्र में जो मानव आकृति पिकासो ने बनाई है, जिसके हाथ में वायलिन उसने पकड़ा हुआ है, वो ज्यामिति आकार से बना हुआ है। मतलब उस व्यक्ति को जो उसका शरीर है वो ज्यामिति आकार से बनाया है पाब्लो पिकासो ने। घनवादी चित्र है ये, ठीक है। इसके बाद आपसे कांथा साड़ी के बारे में पूछा गया था। तो कांथा कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला में पुरानी साड़ी और धोती को सफ़ेद सूती कपड़े को जोड़कर नीचे एक सतह बनाई जाती है, जिसके ऊपर कई परत लगती हैं और रंगीन धागों के साथ कढ़ाई की जाती है, ठीक है। बनाने में इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है।
इसके बाद 5वां क्वेश्चन था आपका अर्जुन का तप आपको बताना है। तो अर्जुन का जो तप चित्र है उसको हम गंगा अवतरण नाम से भी जानते हैं, आपकी बुक में दोनों नाम दे रखे हैं। यह चित्र महाबलीपुरम में ग्रेनाइट की चट्टानों पर बनाया गया है, ठीक है, महाबलीपुरम में बना है और ग्रेनाइट की चट्टानों पर बना है। इस चित्र में एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को एक पैर पर तपस्या करते हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान जो है वो भागीरथ के तौर पर की जाती है। भागीरथ वही थे ना जिन्होंने गंगा को धरती पे लाया था, तपस्या की थी भगवान शिव की। तो इस चित्र में, पूरे चित्र में गंगा अवतरण की कथा को चित्रकार ने आकार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देख लिया। छठा क्वेश्चन है, इनमें से भी कोई एक ही आपको बताना, चाहे तो आप सुरसुंदरी के बारे में बता दीजिए, चाहे आप गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण का विवेचन कर दीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है आपका फर्श, भारत में फर्श पर बनाने वाली सजावट का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों एक एक नंबर में, तो पहले इन दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले सुरसुंदरी जो है मूर्ति शिल्प उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में है, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित एक मंदिर है, ठीक है। उस कोणार्क मंदिर की जो बाहरी दीवार है, बाहरी भित्ति है, उस पर एक महिला आकृति को ड्रम वाद्य यंत्र लिए हुए खड़ा चित्रित किया गया है। जो महिला आकृति है उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ है। मूर्ति का आकार बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी मूर्ति में एक लय और गति आभास देती है, ठीक है। ये थी सुरसुंदरी। या तो आप सुरसुंदरी का विवेचन करेंगे या गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण मूर्ति शिल्प का। तो ये मूर्ति शिल्प कहाँ से मिला है? होयसाल काल से, कृष्णदेवराय के समय श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं। होयसल काल में ये चित्र बना है और पत्थर पर बना है। इसकी जो नक्काशी है वो इस मूर्ति शिल्प की प्रमुख विशेषता है। श्री कृष्ण जो है मेन पात्र हैं, हीरो हैं, तो इसलिए उनका जो मुख्य पात्र है वो पूरे मूर्ति शिल्प के बीच में दिखाया गया है। और जो अन्य परतें हैं, यानी कि दाएं बाएं, उन्होंने पशुओं को, मनुष्यों को दिखा करके एक पूरा मनोरंजक कथानक प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे भूमि पर बनने वाली एक कला के बारे में पूछा गया था। तो रंगोली भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में सबसे प्राचीन लोक चित्रकला है, ठीक है। लोगों की कला, लोक चित्रकला मतलब लोगों की कला। इसके 3 रूप है, भूमि रेखांकन, भित्ति चित्र, कागज और वस्त्रों पर चित्रांकन। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? भूमि वाला, जिसको हम क्या बोल देते हैं? अल्पना या फिर रंगोली। अब इसके बाद शुरू हो रहे हैं आपके 2 नंबर वाले प्रश्न। 2 नंबर वाले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है पॉल सेजान की कलाकृति स्टिल लाइफ विद ऑनियंस की 2 विशेषता बता दीजिए। 9th क्वेश्चन है ग्राफिक्स या फिर चित्र मुद्रण क्या है वो बता दीजिए, और चित्र मुद्रण की कुछ तकनीक भी आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 है उस भारतीय कलाकार के बारे में लिखिए जो अंधा हो गया था। तो वो थे विनोद बिहारी मुखर्जी। और इसके बाद अभी इतना ही पढ़ते हैं, है ना। अभी हम 8, 9 और 10 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 8, स्टिल लाइफ विद ऑनियंस जो चित्र है उसके जो रंग हैं उनको सामंजस्य प्रदान किया गया है। किसके लिए? छाया और प्रकाश दिखाने के लिए। और लाल पीले रंग को इस तरह से लगाया है कि प्रकाश में कंपन का एहसास होता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों से 9वां क्वेश्चन पूछा गया है ग्राफिक कला के बारे में, ठीक है। ग्राफिक कला जिसको मुद्रण कला या फिर छापा कला भी बोला जाता है। तो ग्राफिक कला समतल सतह पर रेखा के आरेखण या उपयोग के आधार पर की गई कला होती है। यह शब्द आमतौर पर उन कलाओं को संदर्भित करता है जो रंग की तुलना में लाइन या टोन पर आधारित होते हैं, विशेष रूप से ड्राइंग और उत्कीर्ण के विभिन्न रूपों पर। आमतौर पर अब जो इन्होंने आपसे जो पूछा था ना, बाकी कुछ ग्राफिक्स कौन कौन से हैं उनके बताइए। तो एक्वाटिंट नक्काशी है, ड्राई पेंट, उत्कीर्ण नक्काशी, मोनोटाइप, लिथोग्राफी, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, ये इसकी अन्य विधाएं हैं। इसके अलावा सुलेखन, फोटोग्राफी, पेंटिंग, टाइपोग्राफी, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बुक बाइंडिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स भी इसी के अंदर आ जाता है।
2 नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि उस आर्टिस्ट के बारे में बताइए जो अंधे हो गए थे। तो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं जो अंधे हो गए थे। 1904 में इनका जन्म हुआ था और बंगाल स्कूल से इन्होंने शिक्षा ली थी और इनके जो गुरु थे उनका नाम था नंदलाल बोस। इनको प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा लगता था, इसलिए इन्होंने जो अपने चित्र बनाए उनके विषय भी प्राकृतिक ही चुने। ठीक है, सौम्य और लयात्मक रेखाओं का इन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किया है। इनकी आंखें बचपन से ही कमज़ोर थीं और जब जीवन का अंतिम समय आया तो लगभग वो अंधे, मतलब लगभग जीवन के अंतिम समय में वो पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपसे 2 नंबर में पूछा गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बेटा, अगर आप शिक्षा प्रभा पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि कल जब आप पेपर देंगे तो उस पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा आपको यहीं शिक्षा प्रभा में, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितने मार्क्स आप लोग कर पाएंगे अचीव अपने पेंटिंग एग्ज़ाम में। इसके साथ ही साथ और बाकी अपडेट्स के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो तो काफ़ी अच्छी बन रही है, इसका मुझे पूरा यकीन है, और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी है, पसंद भी आ रही है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो आप लोगों से 2 नंबर में पूछा गया है वो है अजंता की अश्वेत राजकुमारी के बारे में टिप्पणी लिखिए, जिसको हम काली राजकुमारी के नाम से भी जानते हैं। 12वां क्वेश्चन है भित्ति चित्र से आप क्या समझते हैं, वो बताना है। 13वां क्वेश्चन है प्रभाववाद की पेंटिंग की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 14वां क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर में जो लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है बैल के शीर्ष का आधार तथा सामग्री का वर्णन कीजिए। तो रामपुरवा स्तंभ से जो बैल मिला है उसकी डिटेलिंग यहाँ पे करनी है। तो चारों क्वेश्चन का आंसर हम एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले बात काली राजकुमारी की, जिसको अश्वेत राजकुमारी बताया गया है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं, आप लोगों को पता है। और उन गुफाओं से बहुत सारे भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं और उसी में एक चित्र प्राप्त हुआ है जिसका नाम है अश्वेत राजकुमारी, जिसको हम काली राजकुमारी के नाम से भी जानते हैं। ये गुफा संख्या 2 से मिला है चित्र, और गुफा संख्या 2 जो है वो गुप्त काल की मानी जाती है। आपको पता है ना, लगभग 650 सालों तक अजंता की गुफाओं में काम चला, ठीक है, जो कि सुंग काल में भी चला और इसके बाद इससे पहले मौर्य में भी चला और उसके बाद ये चलता गया कहाँ तक, गुप्त काल तक। गुप्त काल में इस चित्र का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 भित्ति चित्र पूछा जा रहा था कि भित्ति चित्र क्या है। तो भित्ति चित्र का अर्थ है ऐसे चित्र जिनको दीवार पर बनाया गया हो। इनकी जो शुरुआत हुई थी वो नव प्रस्तर मानव यानी कि जो उत्तर पाषाण काल था ना, उसी से ही हो गई थी। गुफाएं बननी शुरू हो गई थी और उन गुफाओं पे चित्र बनने लगे थे। किन से बने थे वो चित्र? प्राकृतिक रंगों से। जैसे कि अजंता की गुफाओं में भी जो चित्र बने हैं वो प्राकृतिक और खनिज रंगों से बने हैं, और वो भी इसी श्रेणी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको प्रभाववाद पेंटिंग की विशेषता बतानी थी। क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 2 विशेषता तो हमको बतानी होंगी। तो प्रमुख विशेषता क्या बता सकते हैं? वस्तु पर प्रकाश के प्रभाव को दिखाया जाता है। दूसरा, प्रकृति दृश्य में प्रकाश के क्षणिक आभास को दिखाने के लिए कलाकार रंगों से खेलता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये प्रभाववाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। रामपुरवा बुल में जो शीर्ष मिला है बैल का, सांड का, उसका डिटेल करनी है। तो ये मौर्य काल में बना था, आप लोगों को पता है 3वीं शताब्दी में बलुआ पत्थर से सम्राट अशोक ने बनवाया था इसको। और जो इसका आधार है वो एक उल्टे कमल के आकार का है, घंटे जैसा प्रतीत होता है। इस स्तंभ पे जो रामपुरवा बैल है, रामपुरवा जगह का नाम है, और उस जगह पर एक स्तंभ है और उस स्तंभ की चौकी पर शीर्ष पर एक बैल को बनाया गया है, ठीक है। और उस बैल की जो ऊंचाई है वो 7 फीट है। वर्तमान में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको कोलकाता जाना पड़ेगा और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में आप इस रामपुरवा बैल को देख सकते हैं। इसके बाद बेटा आपके शुरू हो रहे हैं 3 नंबर वाले प्रश्न। तो 3 नंबर वाले प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है टेराकोटा क्या है। पकाई गई मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं।
और उस मंदिर का वर्णन करो जिसमें टेराकोटा की टाइल्स लगी हैं। तो विष्णुपुर का जो मंदिर है उसमें टेराकोटा की टाइल्स लगी हैं। अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। 16 क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है, या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए या तो नीचे वाला कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, रेम्ब्रा की चित्रकला की मुख्य विशेषता आपको बतानी है और जो उनका चित्र है द नाइट वॉच, इसका वर्णन करना है। दूसरे में राजा रवि वर्मा ने जो चित्र बनाए हैं उनके विषयों के बारे में बात करनी है। अंतिम प्रश्न जो आपका 3 नंबर के लिए है वो है मोनालिसा चित्र की व्याख्या कीजिए। तो सभी प्रश्न के आंसर एक बार देख लेते हैं। पकाई गई मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं, आपको पता है। विष्णुपुर के मंदिर में इनका प्रयोग किया गया है। टाइल्स भी बनती हैं इनसे, ईंटें भी बनती हैं, मूर्ति शिल्प भी टेराकोटा से बनाए जाते हैं। और विष्णुपुर में जो मंदिर है वो टेराकोटा की टाइल्स से ही बना गया है। इस मंदिर का जो समय है वो 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 16 में, रेम्ब्रा एक डच चित्रकार थे, आपको पता है। इन्होंने यथार्थवादी चित्रण कार्य किया है। इनके चित्रों में हम देख सकते हैं रहस्यमय वातावरण, छाया और प्रकाश का। अब है बात इनके नाइट वॉच चित्र की। तो नाइट वॉच चित्र बनाया है इन्होंने 1640 से लेकर 1642, यानी लगभग 2 साल के अंदर इन्होंने इस चित्र को बनाया। इस चित्र को दूसरा नाम है रात्रि का प्रहरी, मतलब रात्रि के प्रहरी नाम से भी इस चित्र को जाना जाता है। इसमें इन्होंने एक युवा कप्तान को काले रंग के कपड़े पहने हुए चित्रित किया है, जो कि अपने अधीनस्थ, अपने नीचे काम करने वाले लेफ्टिनेंट्स को वहाँ से दूर ले जाने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये था छाया प्रकाश पर आधारित चित्र द नाइट वॉच, जिसको बनाया था रेम्ब्रा ने। या तो आपको ये करना है या तो नीचे वाला राजा रवि वर्मा के विषय बता देने हैं। तो राजा रवि वर्मा भारत के आर्टिस्ट हैं, केरल में इनका जन्म हुआ किलीमन्नूर में, और इनके जो चित्रों के विषय हैं वो पौराणिक रहे। पौराणिक क्या होते हैं? कथानकों पे आधारित, भगवानों पर आधारित, है ना, जो हमारे ग्रंथ हैं उन पर आधारित। तो राजा रवि वर्मा को भारत का पौराणिक चित्रकार बोला जाता है। इन्होंने भारत में सबसे पहले तेल चित्रण करना आरंभ किया था। भारत में सब लोग जल रंग प्रयोग में लाते थे, सबसे पहले तेल रंग रवि वर्मा ने ही प्रयोग में गए। इस कारण से इनको भारत का रेम्ब्रा भी कहा जाता है। इन्होंने चित्रों के जो विषय चुने वो तो भारतीय थे, भारतीय ग्रंथों पर, पौराणिक कथाओं पर आधारित थे, लेकिन जो ये चित्र करते थे वो यथार्थवादी शैली में करते थे, पश्चिमी कला का अनुकरण करते थे। इनके जो कुछ चित्र हैं उनके नाम हैं शकुंतला का दुष्यंत को पत्र, सुजाता की खीर, समुद्र का मन मर्दन करते प्रभु श्री राम इत्यादि। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर के लिए है वो है मोनालिसा। तो मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची का चित्र है, बहुत ख्याति प्राप्त चित्र है, फेमस चित्र है। 16वीं शताब्दी में कैनवास पर तेल रंग से लियोनार्डो दा विंची ने इसको बनाया है। एक महिला का ये चित्र है जिसने एक बहुत ही लुभावनी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ओढ़ रखी है और उस मुस्कुराहट के साथ मोनालिसा दर्शकों का स्वागत करती है। विंसी ने इस चित्र को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लिया था, 1500 से 1504। ये जो समय दिया हुआ है ये गलत है। 1500 से लेकर 1504 ईस्वी तक, लगभग 4 वर्षों तक उन्होंने इस चित्र को बनाया था। तो ये था मोनालिसा चित्र 3 नंबर के लिए। मैक्सिमम 50 वर्ड आपको लिखने थे। आशा करती हूँ वीडियो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और ऐसा ही पेपर कल आपका आएगा जो कि आप बहुत अच्छे से करके आएंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। आप लोगों को मेरे लिए क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।